हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। आज हम लोग टेस्ट 53 के अंतर्गत यूपीएससी प्रीलिम्स से संबंधित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में क्वांटम कंप्यूटिंग का अनुप्रयोग देखा जा सकता है? संचार, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य देखभाल, वित्तीय लेन देन को सुरक्षित रखना। आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। क्वांटम प्रौद्योगिकी क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों पर आधारित है और इसे 20वीं शताब्दी की शुरुआत में परमाणुओं और प्राथमिक कणों के पैमाने पर प्रकृति का वर्णन करने के लिए विकसित किया गया था। इसकी मदद से सुरक्षित संचार और वित्तीय लेन देन किया जा सकता है। हाल ही में चीन में स्थलीय स्टेशनों और उपग्रहों के बीच सुरक्षित क्वांटम संचार लिंक का प्रदर्शन किया गया। इसका प्रयोग आपदा प्रबंधन में भी किया जा सकता है, यानी कि आपकी सुनामी, सूखा, भूकंप और बाढ़ क्वांटम अनुप्रयोगों के साथ अधिक अनुमानित हो सकते हैं। इसके अलावा इसका उपयोग स्वास्थ्य देखभाल में भी किया जा सकता है। यानी क्वांटम कंप्यूटिंग नए अणुओं और संबंधित प्रक्रियाओं की खोज की समय सीमा को कुछ दिनों तक कम कर सकती है। यानी इसका मतलब ये है कि हम इसका प्रयोग जो फार्मास्यूटिकल्स वगैरह है, दवाइयों के निर्माण में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला भी सही है। यहाँ पर आपका 1, 2, 3 और 4 चारों ही सही है। तो आपका सही आंसर है पहले का डी, 1, 2, 3 और 4। दूसरा प्रश्न है आपका, बायोप्लास्टिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? बायोप्लास्टिक के बढ़ते उपयोग से वनोन्मूलन का खतरा बढ़ सकता है। सूक्ष्मजीव बायोप्लास्टिक का एक संभावित स्रोत है। बायोप्लास्टिक मक्का, गेहूं या गन्ने के पौधों या पेट्रोलियम की बजाय अन्य जैविक सामग्रियों से बने प्लास्टिक को संदर्भित करता है। बायोप्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल प्लास्टिक सामग्री है। बायोप्लास्टिक के प्रभावों में वनोन्मूलन भी आता है। तो बड़ी मात्रा में बायोप्लास्टिक का उत्पादन विश्व स्तर पर भूमि उपयोग को बदल सकता है। इससे वन क्षेत्रों की भूमि कृषि योग्य की भूमि में बदल सकती है और ऐसे करके यहाँ पर वनोन्मूलन को बढ़ावा मिलेगा। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन सही है। इसे मक्का और गन्ने के पौधों से शर्करा निकालकर और उसे पॉलीलैक्टिक एसिड में परिवर्तित करके प्राप्त किया जा सकता है। इसे सूक्ष्म जीवों के पॉलीहाइड्रोक्सी एल्केनोइड्स से भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही है। तो आपका सही आंसर है सेकंड का सी, 1 और 2 दोनों। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? भारतीय निर्देशक द्रव्य केवल सोने एवं अन्य धातुओं की शुद्धता के लिए संदर्भ सामग्री है। राष्ट्रीय परमाणु समय स्केल का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्मित करने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पर बात हो रही है भारतीय निर्देशक द्रव्य, जिसको आप BNDs के रूप में जानते हैं। BNDs, इसके पीछे जो संस्थान है उसका नाम है CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो इसकी एक शाखा है जिसको आप NPLI के रूप में देखते हैं, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया। तो इसने एक मानक तैयार किया है। यानी ये CSIR NPL के द्वारा विकसित भारतीय संदर्भ सामग्री है, यानी एक मानक है। इसके द्वारा विकसित एक क्या है? एक मानक है। और ये SI का मतलब आप जानते होंगे, जिसने फिजिक्स पढ़ी वो जानता होगा। यानी ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, जिसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल। एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। तो ये SI ट्रेसेबल माप और मेट्रोलॉजी के माध्यम से नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान कर विनिर्माण एवं उपभोक्ता क्षेत्र में उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हाल ही में जो आपका NPLI है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया है, इसने सोने की शुद्धता और बिटुमिनस कोयले के लिए भारतीय निर्देशक द्रव्य के रूप में 2 महत्वपूर्ण प्रमाणित RM जारी किए हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ केवल सोने और धातुओं के लिए, जबकि ऐसा नहीं है। NPLI ने धातुओं के लिए नहीं बल्कि अधातुओं की टेस्टिंग के लिए भी मानक तैयार किए हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। CSIR NPL भारत का राष्ट्रीय मापन संस्थान है और भारतीय मानक समय को स्पष्ट करने और इसे बनाए रखने के लिए अधिकृत है। संसद के एक अधिनियम के द्वारा इसको अधिकृत किया गया है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला सही है। राष्ट्रीय परमाणु समय स्केल का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्मित करने के लिए किया जाता है। तो आपका सही आंसर है तीसरे का बी, केवल सेकंड। चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? नासा ने बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्रग्रहों के रूप में जाने जाने वाले छोटे पिंडों की विविध संख्या का पता लगाने के लिए लूसी नामक
अपना दूसरा अंतरिक्ष मिशन शुरू किया है। लूसी मिशन का नाम साइबेरिया में पाए जाने वाले एक प्रारंभिक होमिनिन के जीवाश्म कंकाल के नाम से पर रखा गया है। देखिए, आपका पहला वाला कथन यहाँ पर सही नहीं है। नासा ने बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्रग्रहों के रूप में जाने जाने वाले छोटे पिंडों की विविध संख्या का पता लगाने के लिए लूसी नामक अपना पहला अंतरिक्ष मिशन शुरू किया है। यानी ये दूसरा अंतरिक्ष मिशन नहीं है, बल्कि ये पहला अंतरिक्ष मिशन है। तो आपका पहला वाला कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पे बात करें लूसी मिशन की, तो लूसी मिशन का प्रारंभिक नाम जो होमिनिन है, इसके जीवाश्म काल के नाम पर रखा गया है, जो 1974 में इथियोपिया में पाया गया था, न कि साइबेरिया में। यानी ये 1974 में एक इसकी होमिनिन की बात हो रही है कि इथियोपिया में पाया गया है, न कि साइबेरिया में। तो यहाँ पर आपका पहला वाला जो कथन है और दूसरा वाला जो कथन है, दोनों ही गलत है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा चौथे का डी। ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। पांचवा प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। भारतीय उद्योगों के माध्यम से लॉन्च वाहनों का निर्माण करना इन स्पेस को सौंपा गया कार्य है। इन स्पेस द्वारा निजी कंपनियों का मार्गदर्शन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में भूमिका निभाई जाती है। NSIL अंतरिक्ष संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने स्वयं के उपग्रह अवलोकन और संचार रखेगा। देखिए, आपका पहला वाला कथन सही नहीं है। भारतीय उद्योगों के माध्यम से लॉन्च वाहनों का निर्माण करना ये इन स्पेस को सौंपा गया कार्य नहीं है, बल्कि ये NSIL को सौंपा गया कार्य है। यानी कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को ये कार्य सौंपा गया है। तो आपका पहला वाला कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका सेकंड वाला जो कथन है ये बिल्कुल सही है। इन स्पेस अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी कंपनियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रौद्योगिकी के संवर्धन और साझेदारी एवं मार्गदर्शन के लिए उपयुक्त तंत्र तैयार करेगा। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन भी सही है। पृथ्वी अवलोकन और संचार अनुप्रयोगों के लिए उपग्रह रखना, अंतरिक्ष आधारित सेवाएं प्रदान करना, ये NSIL को सौंपा गया है। तो यहाँ पर आपका केवल 2 और 3 कथन सही है। तो आपका सही आंसर है पांचवें का डी, केवल 2 और 3। छठवां प्रश्न है आपका, हाल ही में खबरों में रहा भास्करबदा क्या है। लूनी सौर कैलेंडर, हरियाणा में खोजे गए मानव जीवाश्म, भास्कराचार्य से संबंधित पदार्थ, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अक्टूबर 2021 की बात है। इसमें असम सरकार ने यह घोषणा की कि राज्य में एक आधिकारिक कैलेंडर के रूप में भास्करबदा नामक लूनी सौर कैलेंडर का उपयोग किया जाएगा। लूनी सौर कैलेंडर में महीने चंद्रमास में होते हैं, लेकिन वर्ष जो है सौर वर्ष होते हैं, और इसका उपयोग समस्त मध्य पूर्व की प्रारंभिक सभ्यताओं और ग्रीस में किया जाता था। तो यहां पर आपका सही आंसर है आपका छठवें का ए वाला, यानी ये लूनी सौर कैलेंडर है। सातवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। नाभिक की संलयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रतिक्रिया नाभिक को गर्म करना आवश्यक है। टोकामेक विखंडन रिएक्टरों के महत्वपूर्ण घटक हैं। नाभिक की संलयन प्रक्रिया एक परमाणु प्रक्रिया है जिसके द्वारा 2 हल्के तत्वों के नाभिक संलयन करके एक तीव्र भारी नाभिक और यहां तक कि एक तीव्र न्यूक्लियॉन उत्पन्न करते हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। नाभिक की संलयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए जो प्रतिक्रिया नाभिक है इसको हाई टेम्परेचर तक गर्म करना आवश्यक है। तो आपका पहला वाला कथन सही है। सेकंड वाला यहां पर गलत है। टोकामेक विखंडन रिएक्टरों के महत्वपूर्ण घटक नहीं है, बल्कि ये जो आपके संलयन रिएक्टर होते हैं उनके महत्वपूर्ण घटक होते हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। टोकामेक की खोज मूल रूप से पूर्ववर्ती सोवियत संघ में हुई थी, लेकिन बाद में दुनिया भर में टोकामेक आधारित संलयन प्रयोगों ने अत्यंत आशाजनक परिणाम दिए। तो यहां पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है सातवें का ए, केवल 1। आठवां प्रश्न है आपका, सहायक प्रजनन तकनीक ART में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं। इन विट्रो निषेचन IVF, अंतर्गर्भाशयी गर्भाधान IUT, शुक्राणुदान, क्रायोप्रिजर्वेशन। देखिए, सहायक प्रजनन तकनीक यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट में ART कहते हैं, तो ART का उपयोग बांझपन के इलाज के लिए किया जाता है। इसमें ऐसे प्रजनन उपचार शामिल हैं जो स्त्री के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु दोनों से संलग्न होते हैं। इसमें स्त्री शरीर से अंडाणु को बाहर निकालकर उसे पुरुष शुक्राणु से संयोग कराकर भ्रूण तैयार किया जाता है और इस भ्रूण को फिर से स्त्री के अंदर प्रस्थापित किया जाता है। तो इसमें आपका इन विट्रो IVF जो निषेचन है यही उपयोग में लाया जाता है। इसके अलावा IUT इसका भी प्रयोग किया जाता है।
शुक्राणुदान का भी किया जाता है और क्रायो प्रिजर्वेशन का भी उपयोग किया जाता है, यानी ये सभी इसमें शामिल हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 8वें का डी वाला, 1, 2, 3 और 4। 9वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से एक्वापोनिक्स के संभावित लाभ हैं? कम नुकसान, रासायनिक कीटनाशकों का कम उपयोग, जल प्रदूषण में कमी, कम आवर्ती लागत। एक्वापोनिक्स पारिस्थितिक रूप से एक स्थायी मॉडल है जो दो हाइड्रोपोनिक्स एक्वाकल्चर को एक साथ जोड़ता है। यानी किस किस को जोड़ता है? ये एक तो हाइड्रोपोनिक्स को जोड़ता है और यहां पर एक्वाकल्चर को आपस में जोड़ता है, तो इनको जोड़कर ये बनता है। अब देखिए यहां पर पहले हाइड्रोपोनिक्स को देख लेते हैं। हाइड्रोपोनिक्स में मिट्टी के बिना पौधों को उगाया जाता है। इसमें मिट्टी के स्थान पर जल का प्रयोग होता है, यानी हाइड्रोपोनिक्स में जल का प्रयोग होता है, यहां पर मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है। यानी पौधों की जड़ें जो होती हैं वो जल में डूबी रहती हैं और पौधे जल से ही अपने पोषक तत्वों को पूरा करते हैं। एक्वाकल्चर के बारे में बात करें तो एक्वाकल्चर के बारे में आप जानते होंगे, इसमें मछली और जलीय पौधों का प्रजनन, वृद्धि और दोहन शामिल होते हैं। तो ये एक्वापोनिक्स जो है इन दोनों को मिलाकर बना है। एक्वापोनिक्स प्रक्रिया में 3 जैविक घटक होते हैं, मछली, पौधे और बैक्टीरिया। एक्वापोनिक्स के साथ किसान हाइड्रोपोनिक सब्जियां उगाकर एक्वाकल्चर को एकीकृत करता है और मत्स्य अपशिष्ट पौधों के लिए उर्वरक प्रदान करता है। तो ऐसे करके यहाँ पे कम नुकसान होता है और रासायनिक कीटनाशकों का हमें कम उपयोग करना पड़ता है। पौधे जहां एक तरफ पोषक तत्वों को अवशोषित करने का कार्य करते हैं, वहीं दूसरी ओर जल को फिल्टर करने का कार्य भी करते हैं और फिल्ट्रेशन किए गए जल का उपयोग मछली वाले टैंक को फिर से भरने के लिए किया जाता है। तो ऐसे करके जल प्रदूषण में कमी आती है। इस प्रक्रिया का मूल्यवर्धित परिणाम होता है और एक ही जल का उपयोग करके मछली और सब्जियां दोनों का उत्पादन किया जा सकता है। तो इसमें कम आवर्ती लागत आती है। तो यहां पर 1, 2, 3, 4 ये सभी संभावित लाभ हैं इसके। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 9वें का डी, 1, 2, 3 और 4। 10वां प्रश्न है आपका, भारत के हाल ही में शुरू किए गए समुद्रयान मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? यह भारत का पहला मानवयुक्त गहरा महासागरीय मिशन है। इस मिशन को अंजाम देने के लिए भारत के पास अपनी स्वदेशी तकनीक और वाहन है। देखिए आपका पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने चेन्नई में भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है। तो आपका पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस अनोखे महासागर मिशन के साथ भारत अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन जैसे चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है, जिसके पास उप समुद्र गतिविधियों को करने के लिए विशिष्ट तकनीक और वाहन हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। तो आपका सही आंसर है 10वें का सी, 1 और 2 दोनों। 11वां प्रश्न है आपका, टोरेफैक्शन प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया जाता है? जल संरक्षण में, वायु प्रदूषण को कम करने में, खतरनाक ई अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान में, सुपोषण को रोकने में। टोरेफैक्शन एक स्वीडिश तकनीक है और इसका परीक्षण जो है भारत के द्वारा किया जा रहा है। इस तकनीक में जो चावल का यानी धान का जो पुआल होता है उससे जैव कोयला बनाया जाता है और जो ये टोरेफैक्शन तकनीक है, इस परियोजना में हर घंटे 150 से लेकर 200 किलोग्राम धान के पुआल को जैव कोयले में परिवर्तित करने और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को 95% तक कम करने की क्षमता है। अब ये तकनीक क्यों अडॉप्ट की है उसका भी एक रीजन है। आपने देखा होगा कि दिल्ली में सर्दियों के दिनों में उसी समय जब धान की फसल कट जाती है तो धान का पौधा गलता नहीं है, धान के पौधे का जो बचा हुआ अवशेष है वो गलता नहीं है। इसी वजह से क्या करते हैं किसान लोग उसमें आग लगाना बड़ा सहज समझते हैं। क्योंकि वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा के किसान उस पुआल में जब आग लगा देते हैं तो उस आग का जो धुआं निकलता है वो धुआं दिल्ली तक पहुंचता है और दिल्ली में प्रदूषण का लेवल सर्दियों में और ज़्यादा बढ़ जाता है। और ऐसे करके आपको देखेंगे, न्यूज में भी पढ़ते होंगे, दिल्ली में विजिबिलिटी वगैरह है या फिर जो दम घोंटू जो कोहरा है वो क्रिएट होता है। तो इस सबको रोकने के लिए भारत सरकार के द्वारा ये स्वीडिश तकनीक है टोरेफैक्शन, इस पर परीक्षण किया जा रहा है और इससे वायु प्रदूषण को कम करने में सहायता भी मिलेगी। तो यहां पर आपका सही आंसर है 11 का बी वाला। 12वां प्रश्न है आपका, G20 क्लाइमेट रिस्क एटलस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? इसे UNFCCC द्वारा तैयार किया गया है और ग्लासगो में COP26 के दौरान प्रस्तुत किया गया है। यह एटलस आने वाले वर्षों में दुनिया के सबसे अमीर देशों में जलवायु प्रभावों के वैज्ञानिक अनुमानों का मिलान करता है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में जलवायु परिवर्तन के कारण चावल और गेहूं की पैदावार में गिरावट से 2050 तक
सकल घरेलू उत्पाद के 1.8 से 3.4% के बीच आर्थिक नुकसान हो सकता है। देखिए पहला वाला कथन यहाँ पर गलत है। हाल ही में यूरो मेडिटेरेनियन सेंटर ऑन क्लाइमेट चेंज इसने G20 क्लाइमेट रिस्क एटलस नाम की एक रिपोर्ट में कहा है कि G20 देश, जिसमें अमेरिका, यूरोपीय देश और ऑस्ट्रेलिया जैसे सबसे धनी देश शामिल हैं, आने वाले वर्षों में जलवायु परिवर्तन के अत्यधिक नकारात्मक प्रभावों का सामना करेंगे। तो ये रिपोर्ट UNFCCC द्वारा जारी नहीं की जाती है। आपका पहला वाला कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। यह जो रिपोर्ट है, ये एटलस आने वाले वर्षों में दुनिया के सबसे अमीर देशों में जलवायु प्रभावों के वैज्ञानिक अनुमानों का मिलान करता है। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन ये भी सही है। भारत में जलवायु परिवर्तन के कारण चावल और गेहूं की पैदावार में गिरावट से 2050 तक 43 और 81 मिलियन यूरो यानी GDP में अगर काउंट करें तो 1.8 से लेकर 3.4% के बीच आर्थिक नुकसान की यहाँ पर संभावना व्यक्त की गई है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला भी सही है। यहाँ पर आपका दूसरा तीसरा कथन सही है। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर 12 का C, केवल 2 और 3। 13वां प्रश्न है आपका, पोलियो वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। वाइल्ड पोलियो वायरस के 3 में से 2 स्ट्रैंड अब विश्व स्तर पर समाप्त हो गए हैं। निष्क्रिय पोलियो वायरस टीका संबंधित पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस या पोलियो टीका व्युत्पन्न पोलियो वायरस का प्रसार नहीं करता है। देखिए पोलियोमाइलाइटिस पोलियो वायरस से होने वाला एक अत्यधिक संक्रमण वायरल रोग है जो मुख्य रूप से छोटे बच्चों को प्रभावित करता है। यहाँ पर आपका पहला वाला जो कथन है ये बिल्कुल सही है। वर्ष 2019 में पोलियोमाइलाइटिस उन्मूलन के वैश्विक आयोग ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 3 को वैश्विक स्तर पर मिटा दिया गया है और ये घोषणा कब हुई है? 2019 में हुई है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन यहाँ पर सही है। यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। निष्क्रिय पोलियो वायरस टीका संबंधित पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस या टीका व्युत्पन्न पोलियो वायरस, इसको CVD-VP के नाम से जाना जाता है, को प्रसारित नहीं करता है क्योंकि इसमें जीवित वायरस नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही हैं। तो आपका सही आंसर है 13 का C, 1 और 2 दोनों। 14वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। महापंजीयक भारत का पद पहली बार जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत बनाया गया था। वर्तमान में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण भारत के महापंजीयक द्वारा नियुक्त स्थानीय पंजीयक द्वारा किया जाता है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अनुसार केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी व्यक्ति को महापंजीयक भारत के रूप में नियुक्त कर सकती है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन सही है। सेकंड वाला जो कथन है आपका ये सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है वर्तमान में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण भारत के महापंजीयक द्वारा नियुक्त स्थानीय पंजीयक द्वारा किया जाता है, जो कि गलत है। देखिए राज्य सरकार, नगर पालिका, पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य क्षेत्र या उनमें से किसी 2 या अधिक के संयोजन के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र के लिए पंजीयक नियुक्त कर सकती है, यानी कि राज्य में राज्य सरकार कर सकती है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा, केवल पहला वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 14 का A, केवल 1। 15वां प्रश्न है आपका, श्वेत वामन तारे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। एक श्वेत वामन तारे के केंद्र में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। यदि किसी श्वेत वामन तारे का द्रव्यमान अधिक होता है तो इसका आकार कम द्रव्यमान के श्वेत वामन तारे की तुलना में छोटा होता है। सूर्य जैसे तारे परमाणु ईंधन जब इनका समाप्त हो जाता है तब वे श्वेत वामन तारे में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी श्वेत वामन तारे के केंद्र में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया नहीं होती है। तो आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। श्वेत वामन का द्रव्यमान जितना अधिक होगा वह उतना ही छोटा होता है। इसका कारण यह है कि एक श्वेत वामन का जितना अधिक द्रव्यमान होता है उतना ही इसके इलेक्ट्रॉनों को अतिरिक्त द्रव्यमान का समर्थन करने के लिए पर्याप्त भारी दबाव बढ़ाने हेतु इसे संकुचित होना पड़ता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला जो कथन है ये सही है। तो आंसर है यहाँ पर 15 का B वाला, केवल सेकंड। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।